जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, बेरोजगार युवा भाई बहनों को रोजगार दो और हर प्रकार के पेपरों को पारदर्शिता तरीका से कराया जाए। मेरे भाई बहनों, आज मैं बात कर रही हूँ भ्रष्टाचार पे। उससे पहले मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि मुझे ज़रूर सुना करें, क्योंकि मैं मजबूर हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मेरे देश का मीडिया का और मेरे देश के जनप्रतिनिधियों का ज़मीर बिक चुका है, ज़मीर मर चुका है। मेरे देश का शासन प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। मेरे देश में जिनके हाथों में हमने अपनी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, तमाम प्रकार की व्यवस्था, सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, वही भ्रष्टाचार हो चुका है। इसलिए हम मजबूर हैं बोलने के लिए मेरे भाई बहनों। तो हम चाहते हैं कि आप जरूर सुना करें। मेरा मानना है कि इस देश में होने वाला हर प्रकार का भ्रष्टाचार, अपराध, दंगा, महिलाओं पे होने वाला अत्याचार, दलित पिछड़ों पे होने वाला अत्याचार, तमाम प्रकार के रेल हादसे, सड़क हादसे या कि कोई भी प्रकार का अन्याय हो, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभागें, संबंधित अधिकारी और संबंधित जनप्रतिनिधि, संबंधित मंत्री संतरी सरकारें हैं। क्योंकि वो उस समय क्या कर रहे होते हैं जब इस प्रकार की दुर्घटनाएं देश में घट रही होती हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये लोग न केवल जिम्मेदार हैं बल्कि पूर्ण रूप से अपराधी भी हैं। आज इसी विषय पे मैं चर्चा कर रही हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक बनेंगे। यदि जनता अपने अधिकार मांगने जाए तो ये लोग जनता पे लाठीचार्ज करें। तो हम चाहते हैं कि जब ये लोग वोट मांगने आए तो जनता भी इन पे वोट की बजाय लाठीचार्ज करे, क्योंकि यही हमको सिखा रहे हैं साथियों। मेरे भाई बहनों, किस प्रकार से जगह जगह पेपर घोटाले हो रहे हैं और हमारे युवा डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। मैं सभी युवाओं से पहले निवेदन करना चाहूँगी कि आत्महत्या ना करें। आत्महत्या कोई भी सलूशन नहीं है, बल्कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ें। वैसे भी मरना ही है तो हक की लड़ाई लड़कर मरें। साथियों, मैं आज रिसर्च कर रही थी और मुझे हैरानी हुई कि मेरे देश में भ्रष्टाचार हो, अपराध हो या किसी भी प्रकार का अनैतिक चीजें हों, उनका जिम्मेदार राजनीतिक भ्रष्टाचार, कानूनन भ्रष्टाचार, न्यायिक भ्रष्टाचार, शैक्षिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार है मेरे भाई बहनों। वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिन पे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिन पे न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। वो भ्रष्टाचार में लिप्त है मेरे भाई बहनों जिनके कंधों पे देश का दामोदार सौंपा गया, जो जिनको हमने वोट दे करके जनप्रतिनिधि चुन करके सरकारों में बिठाया कि ये मेरे देश के युवाओं को रोजगार देंगे, मेरे देश के महिलाओं को सुरक्षा देंगे, मेरे देश के पीड़ित लोगों को न्याय देंगे। यदि वही करप्शन हो, यदि वही भ्रष्टाचार हो, यदि वही अन्याय हो, यदि वही बुराई ने अपनी जड़ें जमा दी हो मेरे भाई बहनों, तो फिर आम जनमानस कहाँ किसके द्वार पे अपने मत्था पच्चीसी करने जाएगा। और आप देखो कि जो उत्तर प्रदेश में, या फिर मैं अभी बताती हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में 12 बार पेपर लीक हो गए, उत्तराखंड में 6 बार पेपर लीक हो गए, राजस्थान में 29 बार पेपर लीक हो गए, बिहार में 60 बार पेपर लीक हो गए, गुजरात में 14 बार पेपर लीक हो गए, मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में 5 बार पेपर लीक हो गए, हरियाणा में पिछले 2 सालों में 3 बार पेपर लीक हो गए, पश्चिम बंगाल में 16 बार पेपर लीक हो गए और तेलंगाना, महाराष्ट्र में 10 का और 12 का बोर्ड का पेपर लीक हो गया, तमिलनाडु में भी पेपर लीक हो गया। साथियों, ऐसे पूरी सूची बनाई दी गई है। पेपर लीक कौन कर रहा है? पेपर को पारदर्शिता तरीका से कराने की जिम्मेदारी किसकी है? और जिसकी है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है? और जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, हमारे युवा अपने अधिकार मांगने जा रहे हैं, तो उनपे लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? गलती तुम्हारी, पेपर लीक तुम करो, पैसा तुम खाओ, लापरवाही तुम करो और उसकी सजा आप बेरोजगार निर्दोष निहत्थे युवाओं को दो। उन निहत्थे युवाओं को जो ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं, ईमानदारी से पेपर देने जा रहे हैं, ईमानदारी से कोचिंग सेंटरों की फीस भर रहे हैं,
आपने हमारे युवाओं को आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और ये न्यायिक तौर पे तमाम तरह के तौर पे आपने हमारे युवाओं पे अत्याचार आप कर रहे हो। आपने युवाओं की हालत ऐसे अपाहिज कर दी कि युवा ना बोल सकते, ना क्या करें युवा। आखिर ऐसा इस प्रकार का दुर्व्यवहार देश के युवाओं के साथ क्यों किया जा रहा है? देश में पेपर पारदर्शी तरीका से क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो मानती हूँ इसका न केवल शासन प्रशासन, संबंधित विभागें, संबंधित जनप्रतिनिधि, संबंधित मंत्री संतरी सरकारें, अपराधी भी हैं। यही लोग सब कुछ कर रहे हैं। और सोचो, यदि हमारे युवाओं के पास 15-15 लाख होते, वो तुम्हारी नौकरी की लाइन में क्यों लगते? अगर किसी गरीब के पास 15 लाख होते तो तुम्हारी लाइन में क्यों लगते? मैं हैरान हूं कि मेरे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार, कानूनन भ्रष्टाचार, न्यायिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार, शिक्षा के रूप में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये नेता, ये जनप्रतिनिधि, ये सरकारें, ये शासन, ये प्रशासन, ये कानून व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था हमारे हित में बोलेगी। जिन्होंने देश के तमाम विभागों में अपनी जड़ें भ्रष्टाचार के तौर पे मजबूत कर दी हैं, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। और दुर्भाग्य यह नहीं है कि इन्होंने भ्रष्टाचार को फैला दिया, दुर्भाग्य यह है कि ये अपने फैलाए हुए भ्रष्टाचार का जिम्मेदार एंड अत्याचार युवाओं पे कर रहे हैं। उदाहरण, उत्तराखंड में जो यूके 8880 का पेपर घोटाला हुआ था, उसका जिम्मेदार संबंधित विभाग है, संबंधित वो पदाधिकारी हैं, वो उम्मीदवार, वो जो क्या बोलते उसके लिए मंत्री संतरी हैं जो उन विभागों से संबंधित रखते हैं। और लाठीचार्ज किस पे किया गया? युवाओं पे। गलती मैं करूं और सजा हम दूसरों को दें। गलती संबंधित विभागें करें, संबंधित अधिकारी करें, संबंधित जनप्रतिनिधि करें, संबंधित मंत्री संतरी सरकारें करें और उसकी सजा बेगुनाह, निर्दोष, निहत्थे युवाओं को दी जाए। क्या ये आपको हजम हो रहा है मेरे भाई बहनों? मैं पूछना चाहती हूँ, जिस जिस राज्य में भी ये पेपर घोटाले हुए और उन्होंने युवाओं पे अत्याचार किया, पहले पेपर घोटाले क्यों हुए? संबंधित अधिकारी, विभाग, जनप्रतिनिधि, मंत्री संतरी सरकारें क्या कर रही थी? क्यों आपने पेपर घोटाले किया? आपने किए, आप जिम्मेदार हो, आप अपराधी हो। और इस प्रकार से आप युवाओं के साथ अत्याचार करके बच नहीं सकते, युवाओं पे लाठीचार्ज करके बच नहीं सकते। हमारे युवाओं की इस प्रकार की दशा आप नहीं कर सकते। आप न केवल भ्रष्टाचार के अपराधी हो, बल्कि आप हमारे युवाओं को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, न्यायिक तौर पे शोषण करने वाले अपराधी भी हो। आपने हमारे युवाओं का जो वो सम्मान था, जो उनके अंदर के आत्मा को आपने झंझोड़ दिया, उन्हें मार दिया जीते जी। आप अपराधी हैं। आप पूरे देश के युवाओं के अपराधी हैं। आपने उन्हें हर तरह से कमजोर कर दिया। वो ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं, वो ईमान कैसी हालत है देश में। बेरोजगारी दर मैं देख रही थी साथियों, मेरे देश का 13% बेरोजगारी दर है। हरियाणा में 37%, जम्मू कश्मीर में 32%, राजस्थान में 31%, झारखंड में 17%, त्रिपुरा में 16%, ऐसे ऐसे करके बेरोजगारी दर है। और फिर बेरोजगारी दर भी आप ही ने बढ़ा रखी है और आप युवाओं को मारोगे, अपनी गलती की सजा युवाओं को दोगे। ये कितनी हैरानी की बात है मेरे भाई बहनों। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या? जिनसे उदाहरण के तौर पे यदि मेरे साथ कोई गलत करता है तो मेरे लिए पुलिस स्टेशन बने हुए हैं कि मैं वहां शिकायत करने जाऊंगी। यदि वहां पर ही करप्शन हो रहा हो तो आम जनमानस कहाँ शिकायत, पीड़ित कहाँ शिकायत करने जाए? यदि हमारा प्रशासन, हमारे पुलिस थाने अपराधी के पक्ष में हो तो आम जनमानस कहाँ शिकायत करने जाए? यदि न्यायिक व्यवस्था अपराधियों के पक्ष में हो तो आम जनमानस कहाँ शिकायत करने जाए? यदि राजनीतिक व्यवस्था, जो व्यवस्था तय करती है कि देश को कैसा चलाना है, किस प्रकार से चलाना है, यदि वही भ्रष्ट हो, वही पीड़ित के पक्ष में हो तो आम जनमानस कहाँ शिकायत करने जाए? आपको सोचना चाहिए मेरे भाई बहनों। पुलिस स्टेशन यदि करप्ट, मैं देख रही हूं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से, कानूनन भ्रष्टाचार की वजह से, न्यायिक भ्रष्टाचार की वजह से मेरा देश तबाह हो रहा है। मेरे देश के युवाओं को
इस प्रकार से निचोड़ा जा रहा है ताकि वो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और न्यायिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे कमजोर हो जाए और अपनी आवाज ना उठाए। ये साजिश चल रही है देश के युवाओं के प्रति, देश के उन कर्णधारों के प्रति जिनके कंधों पे देश का दामोदार है। अब मैं ये हैरान हूं कि महिलाओं पे पिछले 10 सालों से 75% अत्याचार बढ़ गया। 75%। कौन बढ़ा रहा है ये अत्याचार? देश की सरकारें क्या कर रहे हैं? देश के शासन प्रशासन क्या कर रहा है? देश की कानून व्यवस्था क्या कर रही है? देश की न्याय व्यवस्था क्या कर रही है? देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या कर रही है? देश में 75% महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया है, तो ये जो ये पदपद में बैठे हुए देशद्रोह हैं, ये भ्रष्ट तंत्र है, ये कर क्या रहा है वहां पर बैठ करके? मैं हैरान हूं मेरे भाई बहनों। बेरोजगारों, एक पेपर तक तुमसे ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है, तो आप उन पद कदों में बैठ करके देश के टैक्स पेयरों के पैसों से तनख्वाह लेकर के कर क्या रहे हो उन पद कदों में बैठ करके? मैं यह जानना चाहती हूँ। आपने समझ क्या रखा है अपने आप को? आपने हमारे लोगों को समझ क्या रखा है कि आप जनता को मारें, पीटें, शोषण करें, अत्याचार भी आप ही करो, अपराध भी आप ही करो और उसकी सजा आप निर्दोष जनता को दो? पेपर लीक आप करो, भ्रष्टाचार आप करो, कानून का दुरुपयोग आप करो, पदकदों का दुरुपयोग आप करो और फिर अपनी कुकृत्यों की सजा आप बेगुनाहों को दो। आपको शर्म नहीं है? आपको इल्म नहीं है? आपको दया धर्म नहीं है? आपके अंदर इंसानियत नहीं है? आपके अंदर भारत की संस्कृति का जो संस्कार है वो नहीं है? क्या आप बिल्कुल क्या बोल सकती हूँ मैं, इतने क्रूर बन गए हो कि आपको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही? तो पेपर तो उस व्यक्ति ने, शासन प्रशासन ने लेकर आया, पेपर तो संबंधित विभागों ने लेकर आया। कैसे मैं मान लूं कि मेरे घर की बात बिना मेरे इजाजत के लीक हो जाए? कैसे मैं मान लूं? कैसे मैं मान लूं कि बिना संबंधित विभागों के अधिकारियों के बिना वह पेपर लीक हो गया? मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं कि जब तक यदि संबंधित विभागें ईमानदारी से काम करता, संबंधित विभागों की मंत्री संतरी ईमानदारी से काम करता, वो अधिकारीगण ईमानदारी से काम करते, तो पेपर लीक कैसे हो जाता? मैं कैसे मान लूं साथियों कि बिना संबंधित विभागों के इजाजत के बिना वो पेपर लीक हो गया? यह साजिश है। पेपर लीक हुआ नहीं, पेपर लीक कराया गया है ताकि युवा कभी पेपर देने में बिजी रहें, कभी पेपर के लीक होने के विरोध में बिजी रहें और ये हमारे युवाओं का खून चूसते रहें। हमारे युवा सोच ना पाए कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो मैं युवाओं से बता देना चाहूंगी मेरे भाई बहनों, आपके साथ गलत इस देश की कानून व्यवस्था कर रही है, कानून व्यवस्था के रखवाले कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था के रखवाले कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था के रखवाले कर रहे हैं। आपके साथ अन्याय वही लोग कर रहे हैं जिनको यह काम देश की भलाई का काम सौंपा गया है, जिनको देश की कानून व्यवस्था का काम सौंपा गया, जिनको देश की न्याय व्यवस्था का काम सौंपा गया, जिनके कंधों पे देश का दामोदार सौंपा गया, वही मेरे देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। दूसरा अपराधी कोई नहीं है, यही मेरे देश के लोगों के अपराधी हैं। पर मैं पूछना चाहती हूँ इन अपराधियों से, क्योंकि आप अपराधी हो, यदि आप नहीं अपराधी हो तो हमें बताएं कि कौन पेपर लीक कर रहा है, कौन दंगा करवा रहा है, कौन जौन पे आतंकवादी हमला करवा रहा है, कौन बेटियों को अगवा कर रहा है, कौन बेटियों के साथ दुराचार कर रहा है, कौन ये तमाम तरह की आप क्या कर रहे हो उस समय, जिस समय देश में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, जिस समय तमाम प्रकार की भ्रष्ट कार्य किए जा रहे हैं, उस समय संबंधित विभागें, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, मंत्री संतरी सरकारें क्या कर रहे हैं? हमें जवाब चाहिए। आप बच नहीं सकते, आप देश के युवाओं को गुमराह नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं बोलने के लिए, हम मजबूर हैं कि मेरे देश में वहां करप्शन है, वहां भ्रष्टाचार है, जहां देश की कानून व्यवस्था, देश की न्याय व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था शुद्ध एवं पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए थी। फिर क्या बोल सकती हूँ मैं, फ्री एंड फेयर होना चाहिए था, क्लियर होना चाहिए था, ईमान होना चाहिए था। जिनके कंधों पे देश की कानून व्यवस्था का दामोदार है, न्याय व्यवस्था का दामोदार है, देश की हर चीज के दामोदार है, यदि वही भ्रष्ट
अपनी जड़ें फैला दें, भ्रष्ट तंत्र अपनी जड़ें फैला दें, यदि वही अपने कर्मों की, कुकर्मों की सजा हमारे देश के युवाओं को देने लगे, जनता कहाँ जाएगी? और क्या यह भ्रष्ट अधिकारीगण, यह भ्रष्ट उम्मीदवार या भ्रष्ट नेता, ये भ्रष्ट सरकारें देश के उन गरिमामयी पदों पर बैठने के लायक हैं जो एक पेपर भी ईमानदारी से नहीं करा पा रहे हैं, जो एक बेटी की रक्षा भी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, जो पीड़ितों को एक न्याय भी ईमानदारी से नहीं दे पा रहे हैं, जो देश के संसाधनों को बेहतर ढंग से देश की जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो देश की न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, वो तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, क्या वो उन कुर्सियों में बैठने के लायक हैं? यदि हैं तो आपकी गुणवत्ता क्या है भ्रष्टाचार करना? आपकी गुणवत्ता क्या है पेपर लीक करवाना? आपकी गुणवत्ता क्या है माँ बहनों का साथ अत्याचार करवाना या उनको अगवा कराना, पीड़ितों के साथ जाकर खड़ा, पीड़ितों के नहीं, क्षमा चाहती हूँ इसके लिए, अपराधियों के साथ जाकर खड़ा होना, ये आपकी गुणवत्ता है उन उन चेयरों में बैठने पर, उन पद कदों में बैठने के लिए मेरे देश के संबंधित विभागें, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, सरकारें, उम्मीदवारों का योग्यता क्या है, आपकी गुणवत्ता क्या है? आखिर आप उन पद कदों में बैठे हुए हो, पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार कैसे हो रहा है, देश में भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, देश के पीड़ित लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है, देश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? आप उन पद कदों में बैठ करके कर क्या रहे हो, मैं यह जानना चाहती हूं। क्या देश के युवा भी उसी प्रकार से आप पर लाठीचार्ज करें जिस प्रकार से आप देश के बेगुनाह युवाओं पे लाठीचार्ज कर रहे हो? मेरे भाई बहनों, ये क्लियर है, आप गलतफहमी में ना रहें। जो लोग भ्रष्ट उम्मीदवारों के, भ्रष्ट सरकारों के, भ्रष्ट नीतियों का साथ दे रहे हैं, वो लोग स्वयं भी भ्रष्ट हैं। हम साथियों झूठी तारीफ अपने बच्चों का ना करें, अपने माँ बाप का ना करें, स्वयं की झूठी तारीफ बर्दाश्त ना करें। और आप उन भ्रष्ट नेताओं का, भ्रष्ट नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो? मेरे देश के युवाओं, मेरे देश की महिलाओं, मेरे देश के देवतुल्य नागरिकों, आपके साथ अत्याचार और कोई नहीं कर रहा है। किसी की हिम्मत ही नहीं होती ऐसे खुले आम अत्याचार करने की। आपके साथ अत्याचार वो कर रहा है जिनको कानून की जिम्मेदारी दी गई, जिनको शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जिनको स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई, जिनको न्याय की जिम्मेदारी दी गई, जिनको देश के राजतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी दी गई। आपके साथ राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, न्यायिक तौर पे, कानूनन तौर पे अत्याचार वही लोग कर रहे हैं जिनको उन चीजों को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वही तुमको असुरक्षित कर रहे हैं। जिन्हें न्याय की जिम्मेदारी दी गई वही तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जिन्हें राज्य चलाने की जिम्मेदारी दी गई, देश को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, वही तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आंखें खोलें। अब बात आती है मेरे भाई बहनों इस विषय पे कि इससे कैसे लड़ा जाए। देखो मेरे भाई बहनों, मेरा देश लोकतांत्रिक देश है। भले ही कुछ षड्यंत्रकारियों ने, कुछ हिटलरशाहियों ने, कुछ भ्रष्टाचारियों ने, कुछ देशद्रोहियों ने देश में गद्दारी की काम करने का काम किया हो, भले ही किसी ने देश को एक हिटलरशाही चलाने का काम किया हो, लेकिन फिर भी हम आज़ाद भारत में हमारा जन्म हुआ है। हम आज़ाद हैं अपने अधिकारों का रक्षा करने के लिए और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हम आज़ाद हैं। आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से हमारे नौकरी मांगने पर, हमारे अपने अधिकार मांगने पर मेरे देश के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकारें, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, भ्रष्ट अधिकारीगण, भ्रष्ट शासन प्रशासन आप पे लाठीचार्ज कर रहा है, अपनी गलतियों की सजा आपको दे रहा है, ठीक उसी प्रकार आपने वोट मांगने पर इन भ्रष्ट नेताओं को उसी प्रकार से दंडित करना है जिस प्रकार से आपको आपके हक मांगने पर दंडित कर रहे हैं। यदि जनता अपने अधिकार मांगने जाए तो ये लाठीचार्ज करते हैं, ये धारा 144 लगाते हैं। तो जब ये आपके घरों में, आपके दरों में वोट मांगने आए मेरे भाई बहनों, तब तुम भी एक धारा 144 लगाना और इनको उसी प्रकार से दंडित करना जिस प्रकार से इन्होंने आपको दंडित किया है। इन्होंने न केवल इन्होंने बेगुनाह लोगों को अपनी गलती की सजा, इन्होंने मेरे बेगुनाह, निहत्थे, निर्दोष, मेरे ईमानदार युवाओं को दंडित किया है।
तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप भी अपने वोट के द्वारा इन्हें दंडित करना। ये आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य मेरे भाई बहनों सिर्फ नौकरी मांगना नहीं है। आपका कर्तव्य आपका कर्तव्य इन भ्रष्ट नेताओं को, इन भ्रष्ट सरकारों को, इन भ्रष्ट शासन प्रशासन को सबक सिखाना है। यह पूरे देश में कैंसर हो गए हैं मेरे भाई बहनों। जिस देश का कानून व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए, जिस देश की न्याय व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए, जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए, जिस देश की सामाजिक व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए, उस देश का पीड़ित, उस देश का वंचित, उस देश का शोषित, उस देश का महिला पुरुष किस थाने में कहाँ अपने लिए न्याय मांगने जाए। इसलिए हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ कर फेंकें, उसी तरह से जिस तरह से हमारे बेगुनाह लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। जिस देश की मीडिया का विश्व में 161वां स्थान हो, वह मीडिया हमें बताएगी कि देश कैसे चलेगा। जिस देश के नेताओं का पूरे देश में, पूरे विश्व में साथियों भ्रष्टाचार नंबर 1 पे हो, हम 93 पे है हमारे देश में भ्रष्टाचार का, 180 देशों में 93 स्थान है हमारा। उस देश के नेता हमें बताएंगे कि देश में भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। जिस देश की न्याय व्यवस्था चरमरा गई हो, वो हमें बताएंगे मेरे भाई बहनों। जिस देश के अधिकारी रिश्वत लेते हो गरीब जनता से, वो हमें बताएंगे कि देश में लॉ एंड ऑर्डर, देश में कानून व्यवस्था कैसे होगी। अब देश के ईमानदार, देश के हर उस ईमानदार व्यक्तियों को बाहर निकलना होगा, अपनी बातें रखनी होंगी और कहना होगा अपने देशवासियों से कि इस तरह से देश के युवाओं के साथ, देश के महिलाओं के साथ, देश के शोषित वंचित गरीबों के साथ इस प्रकार का अत्याचार नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा। साथियों क्रांति लाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप क्रांति नहीं लाओगे तो वह दिन दूर नहीं है जब बिना गलती के आपको आपके घरों में ही मारा जाएगा। अभी क्या गलती थी युवाओं की? युवा ईमानदारी से स्टडी कर रहा है, ईमानदारी से ट्यूशन क्लासों की फीस भर रहा है, ईमानदारी से 500-500 रुपये का, 1000-1000 रुपये का फॉर्म भर रहा है, ईमानदारी से पेपर देने जा रहा है, गाड़ी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और फिर उन युवाओं का पेपर लीक किया जा रहा है साजिश के द्वारा। उन युवाओं का पेपर लीक करके फिर उन युवाओं पे ही लाठीचार्ज किया जा रहा है। आखिर क्यों? कौन बोलेगा इस विषय में? और इस देश का मीडिया का जमीर बिल्कुल बिक चुका है। इस देश के शासन प्रशासन वालों का जमीर बिक चुका है। इस देश के राजनीतिक गिद्धों का जमीर, सब कुछ साथियों इन्होंने कहीं गिरवी रख दिया है। अपना जमीर, अपनी बुद्धि विवेक को इन्होंने गिरवी रख दिया है। यदि किसी एक का भी जमीर जगता, यदि किसी एक में भी इंसानियत होती, यदि किसी एक में भी माँ भारती के प्रति अपनी मान सम्मान होता, यदि किसी में भी देश के युवाओं के प्रति अपनी सच्ची भावना होती, तो क्या मेरे देश के युवाओं पे, बेगुनाह युवाओं पे, निहत्थे युवाओं पे लाठीचार्ज किया जाता? मैं हैरान हूं कि आपकी बुद्धि विवेक कहाँ जा रहा है। एक पत्रकार क्या कह रहा था कि जिस देश के लोग कहते हैं कि पुलिस करप्शन है, तो उस देश में सबसे ज्यादा पुलिस के उस पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। अरे बुद्धिहीन व्यक्ति, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि हो सकता है हमारा युवा, ईमानदार युवा उन पद कदों में बैठकर करप्शन हटाना चाहते हो? आप क्या लगता है आपको कि युवा, मतलब पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है तो इसमें युवाओं की क्या गलती है? यदि पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है तो इसमें प्रशासन की गलती है, इसमें शासन की गलती है, इसमें सरकारों की गलती है। उन युवाओं की क्या गलती है जो युवा पुलिस के फॉर्म भर रहे हैं? अरे निर्बुद्धो, अरे निर्लज, आप थोड़ा समझो। यदि पुलिस भ्रष्ट हो गई है तो युवाओं की, देश की जनता की इसमें क्या गलती है? यदि हमारा न्याय भ्रष्ट हो चुका है तो इसमें हमारी क्या गलती है? यदि देश का नैतिक भ्रष्टाचार हो चुका है तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती उन लोगों की है जो भ्रष्ट हो गए हैं। और यदि वो लोग भ्रष्ट हो गए हैं, हम आवाज भी ना उठाएं, हमारे युवा उस चीज के लिए पेपर भी ना भरे, भ्रष्ट होने दें, देश को बर्बाद होने दें, देश को करप्ट होने दें? कैसे बुद्धिहीन लोग ये जर्नलिस्ट बन रखे हैं। ये मीडिया में किनकी योग्यता किस हिसाब से मीडिया में देखी जाती है मेरे भाई बहनों। और खैर, जिस मीडिया की अपनी रैंक पूरे विश्व में साथियों 161वां स्थान हो, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जिन भ्रष्ट नेताओं का 93 स्थान देश में, विश्व में भ्रष्टाचारी का हो, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है मेरे भाई बहनों।
लेकिन मेरे देश की जनता को जागना होगा, मेरे देश की जनता को इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ना होगा। एक बार हम अपनी नौकरी को दरकिनार रख देंगे, एक बार हम अपने भविष्य को दरकिनार रख देंगे, अपना जान सब कुछ दरकिनार रख देंगे, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र को समाप्त करना होगा मेरे भाई बहनों। क्रांति लानी होगी हमें इस भ्रष्ट तंत्र को समाप्त करने के लिए। अन्यथा मेरे भाई बहनों, मैं कह रही हूं, अभी भी तुम निर्दोष हो, निहत्थे हो, बेगुनाह हो, ईमानदार हो। तुम्हें ईमानदार होने का, निहत्थे होने का, निर्दोष होने का कीमत चुकानी पड़ रही है। ये भ्रष्ट, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये अपराधी हैं, फिर भी ये देश के पदकदों में बैठे हुए हैं, गरिमामयी पदकदों में, और देश के टैक्स पेयरों के पैसों से मोटी मोटी तनख्वाह मलाई खा रहे हैं। और आप निहत्थे हो, आप निर्दोष हो, आप ईमानदार हो, और आप उसकी कीमत चुका रहे हो। यदि हमें कीमत ही चुकानी होगी मेरे भाई बहनों, तो इन भ्रष्ट तंत्र के पांव उखाड़ने की कीमत हम चुकाएंगे। भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकेंगे। वह भ्रष्ट चाहे प्रशासन में हो, शासन में हो, न्याय व्यवस्था में हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था में हो। इन भ्रष्टाचारियों, क्योंकि कहते हैं साथियों, सट्टम साटे समाचरित, क्योंकि यदि हमारे पास कोई चारा नहीं है, यदि हम पुलिस स्टेशन में जाएं वहां भ्रष्ट, यदि हम न्याय में जाएं वहां भ्रष्ट, किसी उम्मीदवार के पास जाए वहां भ्रष्ट, तो जनता कहां जाए? जनता के पास एक ही हथियार बचता है, वो है बगावत, वो है क्रांति। और क्रांति ऐसी चीज है मेरे भाई बहनों, जहां जहां हर चीज बदला जा सकता है, गुलाम देश को स्वतंत्र किया जा सकता है, भ्रष्टाचारियों को उनकी करने की सजा दी जा सकती है। आखिर देश के जनता से बढ़कर, देश के मूलभूत आवश्यकताओं से बढ़कर कोई कोई भी पदकद नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। ये पदकद, ये तमाम चीजें तभी हैं, ये सरकारें, ये उम्मीदवार तभी हैं जब देश की जनता है। तो मैं आशा करूंगी कि मेरे भाई बहनों आप लोग जागरूक बने। जिस प्रकार से ये नेता आप पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं वोट मांगने पर, इनको भी उसी प्रकार से दंडित करना है। और आज मैं दो टूक पूछना चाहती हूँ उन तमाम संबंधित विभागों से, जनप्रतिनिधियों से, सरकारों से, जहाँ जहाँ करप्शन हो रहा है, जहाँ जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हमले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, वो क्या कर रहे होते हैं उस समय? आखिर आप बैठे क्यों हो उन कुर्सियों पे? जब आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभानी है तो आप बैठे क्यों हो उन कुर्सियों पे? ये मेरी आज की चर्चा थी मेरे भाई बहनों। और मैं इसी संबंध में बता दूं कि मेरे देश में महिलाओं पे अत्याचार 75% हो चुका है। मेरे देश में भूखमरी का स्थान साथियों 111वें स्थान पे है। हंगर में देश को जो फर्स्ट स्थान, इस जैसे साथियों मीडिया का स्थान 161वें है, यानी सबसे गिरा हुआ लेवल, उसी प्रकार से भूखमरी हम जो 109वें स्थान पे होगा, जो 110वें स्थान पे होगा, उसका हमसे अच्छा रिजल्ट है। तो मेरा देश भूखमरी में 111वें स्थान पे है। मेरे देश की मीडिया 161वें स्थान पे है। हमारे यहाँ बेरोजगारी दर 13% से भी ऊपर है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार साथियों 180 देशों में हम 93, हमारा स्थान 93 स्थान है साथियों, 93वां स्थान है। ये सोचो आप, मेरे देश में भ्रष्टाचार चरम पे है। और कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है? जहाँ से नीतियों को बनना है, जहाँ से दिशा और दशा तय होनी है, जहाँ आदमी के शोषण होने पे शिकायत करने जाएगा। कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार, क्योंकि यदि देश के कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार नहीं होगा मेरे साथियों, तो भ्रष्टाचार ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। लेकिन देश में भ्रष्टाचार वहाँ है जहाँ कानून व्यवस्था बेहतर करना चाहिए था, जहाँ उम्मीद है कि हमें सुरक्षा मिलेगी। रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, जहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे साथ गलत होने पे हम पुलिस स्टेशनों में शिकायत कराएंगे, हम न्यायपालिका में शिकायत कराएंगे, हम अपने जनप्रतिनिधि में शिकायत करेंगे, हम अपने सरकारों से, अपने मुख्यमंत्रियों से, अपने प्रधानमंत्री से जाकर बोलेंगे। लेकिन वहाँ ब्रजभूषण जैसे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ वो अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने बेटी अंकिता के जहाँ उसकी हत्या हुई उस पे बुलडोजर चलाया। साथियों वहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमारे साथ न्याय हो। अब बताएं कि यदि गलत होने पर कोई हमारी शिकायत नहीं सुनेगा,
ना हमारा शासन, ना प्रशासन, ना जनप्रतिनिधि, ना हमारी सरकारें सुनेंगे तो जनता कहाँ जाएगी। ये गंभीर विषय है मेरे भाई बहनों, ये मजाक का विषय नहीं, ये गंभीर विषय है। मैं नहीं चाहती कि मेरे देश के बेगुनाह निहत्थे ईमानदार युवाओं पे किसी भी प्रकार का अत्याचार हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे देश की माँ बहन बेटियों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे देश के गरीब वंचित शोषितों के साथ अत्याचार हो। मेरे भाई बहनों, यदि मैं तो चाहती हूँ पहले कि मेरे देश के जिन पे जो जिम्मेदारी दी गई है उनकी आत्मा जागे, उनका जमीर जगे, उनके अंदर इंसानियत का निर्माण हो और वह सोचें कि हम अपने देश की जनता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सोचें, सोचना पड़ेगा साथियों। आज मैं, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि इस सारे चीज़ों का जिम्मेदार शासन प्रशासन, संबंधित अधिकारी, संबंधित जनप्रतिनिधि, मंत्री संतरी सरकारें हैं। जो जहाँ का मुख्यमंत्री होगा उसका दोषी उनके वहाँ उस प्रदेश में हुए कारनामा का दोषी वहाँ के मुख्यमंत्री शासन प्रशासन वो है साथियों। आप देखिएगा कि मैंने हमेशा साथियों हर राज्य उसमें, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे वो बीजेपी का राज रहा हो, मैं क्योंकि मैं ना पक्ष के तौर पे ना विपक्ष के तौर पे, हम निष्पक्ष बात करते हैं साथियों। तो जब कांग्रेस के तौर पर भी जब तमाम प्रकार के घोटाले हुए थे साथियों, तो उस समय भी हमने आवाज उठाई थी और चरम पे उठाई थी। आज भी बीजेपी के राज में जो घोटाला हुआ है मैं गिना देती हूँ। न केवल घोटाला, जो अत्याचार हुआ है साथियों, घोटाला तो देखो साथियों, पैसों का घोटाला अलग बात होती है, लेकिन यहाँ हत्या हुई है। ये हत्या हुई है, पेपर लीक करना और उन युवाओं पे लाठीचार्ज करना, उन युवाओं का आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक तौर पे और मानसिक तौर पे हत्या है ना। तो आप देखो कि हमारे, क्योंकि मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है, तो मैं सवाल कर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि वोट देने के बाद अंधभक्ति करूं या फिर चापलूसी करूं। मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 बार वोट दिया है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहती हूँ और आरोप लगाना चाहती हूँ कि सर, आपके होते हुए मेरे देश में मणिपुर हुआ, पुलवामा हुआ, मेरे उत्तराखंड में बेटी अंकिता की हत्या हुई, मेरे उत्तराखंड में केदार भंडारी पुलिस स्टेशन से गायब हुआ, मेरे उत्तराखंड में हल्द्वानी में दंगे हुए, हमारे उत्तराखंड में न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस प्रकार के तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार हुए, पेपर घोटाले हुए यूके ट्रिपल एस, और देश के अलग अलग कोनों में जैसे मणिपुर में, और देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हुई। मैं मानती हूँ सर, इसके अपराधी आप ही हो, आप बच नहीं सकते। यदि आप अपराधी नहीं हो तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके राज में इस प्रकार के अत्याचार कैसे हो गए देश की जनता पे, देश के महिलाओं पे, देश के युवाओं पे, और आप बच नहीं सकते सर। आप, मैं हैरान हूँ कि आप मंदिर मस्जिदों में जा कर के, पानी के नीचे जा कर के बच नहीं सकते। मैं एक विषय पे और बात करना चाहती हूँ कि मेरे देश के जो, जिनको मानसिक तौर पे गुलाम बनाया गया है, उनका कहना है कि साथियों, मैं हैरान हूँ इस विषय में कि वो कह रहे हैं कि जब किसानों के मामले में बोल रहे हैं किसानों को खेतों में होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दों पे कि मतलब आवाज़ मत उठाओ। मैं कहना चाहती हूँ, यदि किसानों को खेतों में होना चाहिए, उस हिसाब से हमारे जनप्रतिनिधियों को अपने पदकदों में होना चाहिए और अपने देश के वासियों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। वो मंदिर मस्जिदों में क्या कर रहे हैं, वो सड़कों पे ये बड़े बड़े रैलियाँ, चुनाव प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग कि देश, जिस प्रकार से मैं कहना चाहूँगी, जिस प्रकार से हमारे राजनीतिक पार्टियां या फिर हमारे नेतागण मंदिर मस्जिदों में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि देश के धर्मगुरुओं को, सभी धर्मगुरुओं को संसद में बैठना चाहिए साथियों। यदि राजनेताओं ने देश के धर्मगुरुओं का स्थान ले लिया है, मंदिर मस्जिदों में जा करके उनको दरकिनार करके, देश के, मेरे देश के शंकराचार्यों को दरकिनार करके यदि देश के नेता स्वयं पूजा पाठ कर रहे हैं, तो मैं देश के शंकराचार्यों से कहना चाहती हूँ कि आप इन नेताओं के पदकदों में बैठ जाएं। साथियों, राजनीतिक को अपनी, जैसे बोलते हैं ना कि राज धर्म से चलाया जा सकता है, लेकिन धर्म में आपने जो राजनीति घुसा दी और जो धर्म का जो बेड़ा गर्क कर रखा है इन नेताओं ने, तो मैं चाहती हूं कि यदि नेता
मंदिरों में शंकराचार्यों का स्थान ले रहे हैं, तो शंकराचार्यों को चाहिए कि राजनीतिक में इन नेताओं का स्थान लें और उनके पद कदों में बैठ करके देश के लिए डिसीजन तय करें। ये होना चाहिए मेरे भाई बहन। देश की जनता से कहना चाहूंगी, यदि नौकरी मांगने पे, हक मांगने पर देश की जनता को लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो वोट मांगने पर देश के नेताओं को भी लाठीचार्ज किया जाना चाहिए। और करना चाहिए मेरे भाई बहनों। बताना चाहिए उन्हें कि आखिर आप अपने आप को समझ क्या रहे हो। आपने देश की जनता को समझ क्या रखा है कि आप जो मर्जी सो करो, कुछ भी करो देश के जनता के साथ। मेरे भाई बहनों, मैं अंतिम शब्दों में अपनी बातों को विराम देती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से देश के युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आपसे यही कहना चाहूंगी कि जागरूक बने, अंधभक्ति चमचागिरी से बाहर आए। जब बात देश के मुद्दों की होगी तो सभी भाई बहन एक स्वर में कहें कि हम अपने देश के साथ हैं। मैं कहना चाहूंगी कि भक्ति करनी है, प्रेम करना है तो अपने देश से करो, भक्ति करनी है तो अपने आराध्यों की करो। किसी नेता, किसी, और विशेषकर नेताओं की भक्ति, आप उन नेताओं की भक्ति कर रहे हो जिनके कण कण में भ्रष्टाचार है। आप उन नेताओं के नीतियों का समर्थन कर रहे हो जो जो जनता का खून चूस रहे हैं। आपसे निवेदन है, प्रेम अपना देश से करें, जिस देश ने हमें रहने के लिए जगह दी है, खाने के लिए अनाज उगाया हुआ है, तमाम तरह के पानी, हवा, फल, फूल हमारे लिए उत्पन्न किया है। अपने देश से प्रेम करें, भक्ति अपने आराध्यों की करें, उस निराकार की करें जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया हुआ है। इन भ्रष्टाचारी नेताओं का, इन पाखंडवादी बाबाओं का भक्ति करना या उनका समर्थन करना देश के लिए घातक है मेरे भाई बहनों। इन्हें अपनी उंगलियों के नोक में रखें। वो इसलिए, उंगलियों के नोक का अर्थ है भाई बहनों कि जिस उंगली से आप वोट दे रहे हैं उसी उंगली से इनसे क्वेश्चन करें, और जैसे ये गलत दिशा में जा रहे हैं लगाम खींचे उन पे कि आप गलत दिशा में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके कंधों पे पूरा देश का दामोदार है। और जिस व्यक्ति के कंधों पे देश का दामोदार होगा मेरे भाई बहनों, उस व्यक्ति को गलत दिशा में जाने का गुस्ताखी तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहनों, सोचना भी पाप है। जिसने देश की कोई भी वर्दी पहन रखी हो, जिसने देश के पदकद का किसी भी पदकद में बैठा हुआ हो, चाहे वो एक पुलिस सिपाही के ही पद में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद में हो, जिसने देश का पदकद अपने पदकद में बैठ गया है तो उस पदकद की गरिमा रखे। अन्यथा मेरे भाई बहनों, यदि मेरे देश का कोई भी पदकद अपनी गरिमा नहीं रखेगा तो जनता क्यों रखेगी। यदि